class we are dealing with the Payments of Gratuity Act. This is one act. ये एक सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन है जो कि कुछ लाइफ की कंटिजेंसीज को कवर करता है. We need to understand, you don't have to go into, for those of you who have just come, you don't have to go into too much of details of Gratuity Act. You just need to get into the information of what is gratuity, how is it done, why is it given. Let's go back to some background of gratuity. See, बख्शिश का मतलब समझते हैं आप लोग? बख्शिश दिवाली में आते हैं लेने सबसे. ठीक है, बख्शिश बोनस तो नहीं होगा. ठीक है, वो बोल सकते हो. बख्शिश देने से क्या होता है? देखो, ऐसा तो नहीं है कि वो उसका अधिकार है. अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर केस कर देगा. नहीं. Gratuity as a thing was started like a बख्शिश. ठीक है, आज ये एक लॉ है, आज ये एक लेजिस्लेशन है, लेकिन एक टाइम पे ग्रेचुटी जब वो बहुत लंबे समय तक किसी जगह पे काम करते थे तो मालिक या एम्प्लॉयर उससे खुश होकर के उसको कुछ पैसा देते थे. अपना सारा सैलरी, रिटायरमेंट का कुछ होता होगा तो वो सब कुछ मिला जुला करके उसको कुछ पैसा देते थे. बख्शीश की तरह आप उसको मान सकते हैं कि भाई तुमने हमारे यहाँ इतना अच्छा काम किया, इतने लंबे समय तक काम किया. Now I am happy with your, क्या हुआ? Now I am happy with your working and so I am giving you some extra money. बख्शीश की तरह ये होने लगा. धीरे धीरे फिर क्या होने लगा कि जब कभी भी ये देखा गया कि जो वर्कर्स जिनको पैसा दिया जाता था, कभी अगर ये नहीं दिया जाने लगा, कहते हैं ना आदत लगा देने वाली बात, जब कुछ वर्कर्स को कुछ इंडस्ट्रीज में फिर ये नहीं दिया जाने लगा तो वो लोग they started revolting against it. They started filing court cases against the employer that this is your right, I mean this is my right, and the employer needs to give this and settle this payment. Most of the court cases were given in favor of workers. Most court cases, the final verdict came in favor of workers. सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में भी, हाई कोर्ट ने भी कई केसेस में ये बोला कि हाँ ये ग्रेचुटी जो है, ये जो पेमेंट है, ये वर्कर्स के फेवर में है. लेकिन उसके बाद ये बख्शीश की तरह हुआ, उसके बाद ये स्कीम की तरह शुरू हुआ. ग्रेचुटी, the payment of gratuity has come a long way from being just like bakshish to deferred wages. Deferred wages मतलब मालिक के पास कुछ पैसा बाकी रह गया हो, वो to scheme, and then finally as a legislation of 1972 which was passed by central government. So then it started its form as scheme. It was an agreement between the employee and the employer to make the settlement of gratuity. But this was very irregular, depending upon the nature of work and also upon the states. सबसे पहले gratuity as a legislation जर्नलिस्ट वर्कर्स के लिए आई, जो जर्नलिज्म में काम करते थे उनके लिए आई. उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको पास किया 1970 में, फिर केरला गवर्नमेंट ने इसको पास किया 1971 में. लेकिन ये तो स्टेट गवर्नमेंट्स पास कर रही थी ना, तो केसेस बढ़ ही रहे थे, चल ही रहे थे कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है. जब यूनिफॉर्मिटी आती है किसी चीज से, वो कब आती है? जब वो केंद्र का फैसला हो, सेंटर का फैसला हो, क्योंकि उसको हर स्टेट को मानना ही मानना है. फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इन 1972. ठीक है. अच्छा, इसके साथ एक और बात समझिए, कोई भी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हुई है या स्टेट गवर्नमेंट पास की है, ये कैसे पता चलता है? जैसे नहीं, नाम से कैसे पता चलेगा? जैसे बिहार के जो शॉप्स है, बिहार में, सिर्फ बिहार स्टेट में
जो शॉप, एस्टैब्लिशमेंट्स, रेस्टोरेंट्स ये सब फंक्शन कर रहे हैं वो एक एक्ट के साथ चलते हैं, बिहार शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1953, ठीक है। इस एक्ट में बहुत सारी चीजें और बहुत सारा प्रोविजन मेंशन है, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पास होगा तो वो जनरली स्टार्ट होगा द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से। स्टेट गवर्नमेंट का पास होगा तो उसमें स्टेट का नाम होगा जनरली, ओके। So you write down in introduction, then we'll proceed the class. Write down. In the country, लिख लीजिए the payment of gratuity act, फिर लिख लीजिए history. History. In the country, some employers of large scale in the country, some employers of large scale in the country, some employers of large scale industry, some employers of large scale industry started the tradition of gratuity payments, क्या हुआ तुम्हारे कुछ मिस हुआ है लास्ट बेंच? Okay. Started the tradition of gratuity payment to recognize the meritorious service of workers. Employees और workers दोनों के लिए To recognize the meritorious service of workers. Then after the payments of gratuity, recognize the meritorious service of workers. Meritorious service of workers. Then after the payment of gratuity started, on the basis of scheme agreement. Then after the payments of gratuity started on the basis of scheme agreement, comma, court order, etc. in industrial organization, However, it got uniformity. In the form of, write down, however, what happened? However, comma, it got uniformity in the form of the payments of Gratuity Act 1972. The payment of Gratuity Act 1972. Done? अब सुनिए, ये कौन सी गवर्नमेंट पास की है? सेंट्रल गवर्नमेंट पास की है, इसीलिए यूनिफॉर्मली हर जगह लागू होता है ग्रेच्युटी। पोर्ट्स में, प्लांटेशंस में, माइंस में, ऑयल फील्ड्स में, स्कूल्स में, ट्रस्ट में, कॉलेजेस में, एवरीवेयर ग्रेच्युटी इज एप्लीकेबल। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल। अब आप सब एक चीज समझिए, ये सब चीजें समझने के लिए, हर चीज आई विल नॉट मेक यू राइट। जब किसी जगह पे एक्ट लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि पीएफ का एक्ट, पीएफ एक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि at least 20 workers should have worked in any one day of the preceding last 12 months. एक्ट पढ़ने का तरीका होता है,
मतलब कि मान लीजिए ये कोई नया ऑर्गेनाइजेशन खुला है और एम्प्लॉयर चाहता है कि पीएफ लागू होना चाहिए इस पे, तो वो लिख के देगा, लेकिन उसको ये दिखाना होगा कि पिछले 1 साल में यहाँ पर 20 से ज्यादा वर्कर्स काम कर चुके हैं। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है, 20 से ज्यादा वर्कर्स होंगे तभी वहां पीएफ का एक्ट लागू होगा। अब देखिए, कोई एम्प्लॉयर ये तो कर सकता है ना कि फिर आने वाले दिनों में वो 20 से कम वर्कर कर दे और पीएफ कंट्रीब्यूट ही ना करे। बट एक दिन के लिए तो 20 वर्कर, एक दिन के लिए 20 वर्कर था, इसीलिए once an act is applicable it will always be applicable। ठीक है, हमेशा एप्लीकेबल होगा चाहे वो वर्कर्स कम ही क्यों ना हो जाए। ग्रेच्युटी के लिए ये नंबर 10 है। 10% should have worked in the time frame, right? So write down introduction. Right, introduction. It is passed by the central government. It is passed by the central government. So it extends to the whole of India. It is passed by central government. So it extends to the whole of India. And it is known as Social Security legislation. It is passed by central government, so it extends to the whole of India, and it is known as Social Security legislation. Next heading दीजिए, scope and coverage. Scope and coverage. Scope and coverage. अभी बताएं, this act applies to all the industrial establishments, mines, tanks, port, plantations, schools, trust, college, everywhere, या कोई establishment, shops, restaurants, सब जगह। ठीक है, हाँ ये एक्ट अप्रेंटिस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि अप्रेंटिस क्या क्या हो गया मुस्कान, यू कॉन्स्टेंटली सेइंग one thing or the other. Okay, so this act applies everywhere, even to shops and establishments where 10 people are employed. Write down, this act applies in all industrial establishments. This act applies in all industrial establishments This act applies in all industrial establishments like factories, mines, plantations, oil fields, etc. in the country. It also It also applies in shops and establishments. It also applies in shops and establishments where at least it also applies in shops, shops and establishments where at least 10 persons are employed. Where at least 10 persons are employed. Next, it also applies in schools, club. It also applies in schools. कहाँ से छूटा है तुम्हारा? वो
बस ठीक है, देखो फिर उसके आगे, इट ऑल्सो अप्लाइज इन शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स वेयर एट लीस्ट 10 persons आर एम्प्लॉयड। जिसका जहां से छूटेगा वो वहां से छोड़ दीजिए, ठीक है, बाद में किसी से पूछ के लिख लीजिएगा। इट ऑल्सो अप्लाइज इन स्कूल्स, क्लब, trust and society also, such act applies in all employed persons in the organization. डन। स्कोप एंड कवरेज समझ गए कहाँ कहाँ है। अब देखिए ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या सबको ग्रेच्युटी मिलती है? नहीं। और कब मिलती है ग्रेच्युटी? कितना? एनी गेसेस? 6 months. Anyone else? 7 साल। और एलिजिबिलिटी 1 साल ट्रायल पीरियड होता है ना, तो उसके बाद वो मैम 5 ईयर 5 साल से नहीं होता, 1 साल ट्रायल पीरियड है। बोलो ईयरली, ठीक है। देखो ये एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, ये तुमने लिखा ना। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है पूरा क्लास को समझ में आया तुमको कि लाइफ के सर्टेन कंटिजेंसीज में तुमको हेल्प करने के लिए लेजिस्लेशन दिया जाता है, तो इतना आसान तो नहीं होगा ये, राइट। एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि one has to work for continuous 5 years in an organization, ठीक है, 5 साल लगातार सर्विस। अब इस 5 साल का मतलब कंटिन्यूअस सर्विस आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने 4 साल यहाँ काम किया फिर स्विच मार लिया किसी और कंपनी में, then you came back and then you counted 5 years. No, not like that. It should be 5 years of continuous service. Okay? But 5 years continuous service करने के बाद आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी, फिर जोड़ करके हर साल का। लेकिन such conditions shall not be held in case of death and disablement. अगर कोई डिसेबलमेंट हो जाती है सर्विस करने के बीच में या एम्प्लॉयड पर्सन मर जाता है तो उसकी ग्रेच्युटी पहले दे दी जाएगी, ठीक है। राइट डाउन एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैम कोई 5 साल काम किया तो ग्रेजुएटी स्टार्ट हुआ और फिर वो 5 साल मतलब 6 साल के बाद कहीं और काम करेगा तो ग्रेजुएटी तो कंटिन्यू रहेगा ना, फिर मिल जाएगा उसको। फिर उस कंपनी के लिए 5 साल पूरा हुआ तब वहां से स्टार्ट, तब फिर वहां से स्टार्ट होगा। इस बार ये कंपनी वाला उसको मिल जाएगा, ठीक है। राइट डाउन if any employee has completed 5 years of continuous service, if any employee has completed 5 years of continuous service, then he is entitled for gratuity payment. Then he is entitled for gratuity payment. However, such conditions do not apply. In case of क्या होगा अभी बताएं? Death and disablement, ठीक है। Death and disablement of employee. Death and disablement of employee. अब देखिए हम ये बेसिक सैलरी पे दिया जाता है, किस पे दिया जाता है ये? बोलो
ग्रेजुटी ग्रेजुटी जो मिलता है बेसिक सैलरी पे या अलग से इसका एक्स्ट्रा जो मिलता है वो? बेसिक पे मिलता है, बेसिक। यस। See, there are certain conditions, कुछ conditions होते हैं जिसमें ग्रेजुटी की पेमेंट की जाती है। मतलब कि अगर प्रोविडेंट फंड, आपको पता है कि प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के समय मिलता है, मालूम है ये बात, लेकिन कभी ये नहीं सुना है कि हम अपने पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं। तो कुछ कंडीशंस तो बनती होंगी जिसमें पीएफ का पैसा निकाला जाना अलाउड है, जैसे शादी, जैसे तो वो इमरजेंसी क्या होगी, ये लॉ में स्टेटेड है। हर इमरजेंसी को ये लॉ इमरजेंसी नहीं कंसिडर करता है, ठीक है। आप एचआर के टर्म्स में बात करेंगे, ऐसे रैंडम इमरजेंसी क्या इमरजेंसी, जो लॉ में है बस वही इमरजेंसी है गवर्नमेंट के लिए, उसके अलावा आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे डिसिप्लिन, जैसे समझो तुम जो बोले इमरजेंसी, जैसे डिसिप्लिन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनकी बात कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिनरी मेजर्स, आपका कोई बिहेवियर नॉन डिसिप्लिनरी, यानी कि आपने कोई डिसिप्लिन तोड़ा है, तो क्या हर जो चीज आप वो कर रहे हैं वो डिसिप्लिन तोड़ने में आता है? नहीं आता है। कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा रहता है कि क्या क्या चीजें आपका इनडिसिप्लिन दिखाती हैं और वो चीजें आपको नहीं करनी है। सिर्फ ऑन नॉन ओबेइंग of those points, those provisions, you will be charged with disciplinary actions. हर चीज कंपनी के नॉन डिसिप्लिन में नहीं आती है। वैसे ही जो तुमने बोला इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी, जैसे लोन, एजुकेशन लोन के लिए कोई एम्प्लॉयड है, बेटा बेटी को पढ़ाना है, कहीं एडमिशन कराना है, पैसा नहीं है, पैसा देना है उसका, तो फिर उसमें तुमको सब फर्निश करना होता है। ज्वाइनिंग लेटर, स्कूल कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज में मान लो एडमिशन कराना है, वहां का सारा कुछ, सारा डॉक्यूमेंट्स, तब पीएफ का पैसा प्रोसेस होता है। शादी, घर बनाने के लिए, ठीक है, तो उस तरीके की चीजें। वैसे ही ग्रेचुटी में देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जब ग्रेचुटी की पेमेंट पहले भी मिलती है, निकाली जा सकती है, जैसे, या फिर कैसी कंडीशंस है जब ग्रेचुटी का पैसा निकाल सकते हैं। राइट डाउन कंडीशंस फॉर ग्रेचुटी पेमेंट। Conditions for gratuity payment. The employer shall pay gratuity to the employees. The employer shall pay gratuity to the employees. मैम आवाज नहीं आ रही है। Right down. The employer shall pay gratuity to the employees in the following conditions. मैम अनम्यूट है आप हैं। ये तो बात हुई कि कब कब मिलेगा। क्या ग्रेचुटी का पैसा एम्प्लॉयर रोक सकता है? क्योंकि ये कंप्लीटली एम्प्लॉयर देता है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपका, ये बस आपके सर्विस को एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ बड़ा लंबा समय आपने काम किया, यू बीन इन माय ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो लॉन्ग, दैट इज व्हाई आई एम एक्नॉलेजिंग योर प्रेजेंस इन माय ऑर्गेनाइजेशन, वी आर काइंड ऑफ थैंकफुल टू यू। कैन एम्प्लॉयर forfeit his gratuity? क्या रोक सकता है? हाँ, रोक सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयर, कुछ सर्टेन कंडीशंस होता है जिसमें ग्रेचुटी का पैसा रोका जा सकता है। राइट डाउन
पार्शियल, और ये पार्शियल हो सकता है या होल हो सकता है, यानी पूरा पैसा भी रोक सकता है एम्प्लॉयर, या पार्शियल यानी उसका कुछ पार्ट। राइट डाउन, पार्शियल और होली, पार्शियल और होली, पार्शियल और होली फॉर फीचर, मतलब पैसा रोक लेना, छोड़ देना, फॉर फीचर, पार्शियल और होली फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी, फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी। पॉइंट नंबर 1 जल्दी जल्दी लिखिए। पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ मेजर मिसकंडक्ट, in case of major misconduct, ठीक है, यानी अगर आपने कुछ ऐसा बहुत बड़ा मिसकंडक्ट या मिसबिहेव किया है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर के साथ, या कुछ और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, ये समझ लीजिए कि ये सच में बहुत बड़ी कोई चीज होनी चाहिए, तब आपका पैसा रोक लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप जब एचआर पढ़ेंगे ना, तो आपको 2-3-4 वर्ड्स का मीनिंग बहुत बहुत बारीकी से समझना होगा। जैसे आप डिसमिस फ्रॉम वर्क, डिस्चार्ज फ्रॉम वर्क, इन चीजों को बहुत इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं ना, पर इनका मतलब बहुत अलग अलग होता है। डिसमिस, डिस्चार्ज, रिट्रेंच होना, ले ऑफ होना। ओके, सो राइट डाउन, इन केस ऑफ मेजर मिसकंडक्ट। सेकंड पॉइंट, मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड यानी मॉरली आपने कुछ, माने एथिकल ग्राउंड पे आपने कुछ बहुत खराब काम किया है। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डेटा सिक्योरिटी पे काम करती हैं, हाँ वही तो समझा रहे हैं। नहीं, मिसकंडक्ट वो नहीं होगा। मिसकंडक्ट में ये हो सकता है कि तुम एम्प्लॉयर, बिहार में बिहेव में, राइट। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है कि, मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है कि आप कुछ भी मॉरली या एथिकली कुछ गलत काम किए। बहुत सारी कंपनीज जैसे डेटा सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होती है ना, उस डेटा से आईटी कंपनीज हैं, क्या किसी को हैक नहीं, आप एज एन एम्प्लॉय को ये माना जाता है कि आप वो डेटा बाहर जाके नहीं बताएंगे किसी तरीके से। देयर आर सम कंपनीज जो आईटी में इन्वॉल्व होती है, वहां पे कॉफी भी अलाउड नहीं होता है अंदर। अगर आपको कॉफी पीना है, ना फोन, ना कॉफी, ना पेन, एनीथिंग, आप कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। कुछ चीजों पे ऐसे क्रेडिट कार्ड वगैरह पे जब काम होता है कोडिंग पे, क्योंकि चांसेस होता है कि आप नैपकिन लेके जाएंगे, टिश्यू पेपर, टिश्यू रहेगा उसमें, और कॉफी में आप उस पर कोई डेटा का कोड लिख के बाहर ला सकते हैं। ठीक है, फीमेल्स रहेंगी तो नैपकिन पे वो लिपस्टिक से कोड लिख करके ला सकती हैं बाहर। अगर किसी भी तरीके का, ना फोन अलाउड होता है ना कुछ, सिर्फ उस कंपनी का फोन अलाउड होता है। अब आप किसी तरीके से वो डेटा बाहर दे दिए तो ये मॉरली गलत हुआ ना कंपनी के साथ। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं रिसर्च वगैरह में। रिसर्च ये सब एक्सक्लूसिव काम होता है ना, आप वो कोड वगैरह बाहर दे देते हैं, ये आप एक तरीके से बेईमानी कर रहे हैं ना अपनी कंपनी के साथ। ये आता है मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, या फिर आप बैंकर हैं, आप पैसा का कोड डाला कर दीजिए अपने कंपनी में, फाइनेंस की कंपनी है, उसमें पार्टनरशिप के साथ आप पार्टनर्स के साथ आप बेईमानी कर लीजिए। देयर आर मेनी थिंग्स। राइट, ऑन थर्ड पॉइंट, डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, राइटस और वायलेंट बिहेवियर। राइटस, राइट करना, दंगा, राइटस और वायलेंट बिहेवियर, मतलब आपका वायलेंट बिहेवियर है ना, आप मैनेजमेंट की सुनते हैं ना, आपका पीयर्स रिलेशनशिप खराब है, आपका सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप खराब है, सीनियर के साथ रिलेशनशिप खराब है, और आप बहुत अग्रेसिव हैं, या आपके ऊपर डिसिप्लिन का चार्ज है, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। राइट, और डैमेज टू एम्प्लॉयज प्रॉपर्टी का मतलब आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। अभी यहाँ पर आकर आप बेंच तोड़ दें, एसी खराब कर दें, टीवी खराब, जो भी पंखा खराब कर दें, सो लाइक दैट।
और भी जब हम एम्प्लॉय के सेंस में बात करते हैं तो इससे भी ज्यादा स्केल पे बात होती है। जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उसका डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं, आप वो चीजें को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी आप एक तरीके से हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसको यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट द हाफ पार्ट। थैंक यू।